नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सीटेट में, उससे ही संबंधित ये श्रृंखला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, तो एक बार दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस होगा क्वेश्चंसों पे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला, अपना सेशन। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, या पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, या दोस्तों पक्षी वैज्ञानिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से बताएं कि एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे दोस्तों। जल्दी से सारे बच्चे इनका आंसर बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, स्वामीनाथन दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी में, 7 अगस्त 1925 ईस्वी में स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तमिलनाडु में इस महान आत्मा का जन्म हुआ था। और इस महान आत्मा को दोस्तों कृषि का जनक माना जाता था। कृषि का जनक माना जाता था। क्या माना जाता था? कृषि का जनक, कृषि का जनक, कृषि वैज्ञानिक का या कृषि का जनक कहा जाता था। कृषि वैज्ञानिक माना जाता था दोस्तों इन्हें, स्वामीनाथन। इन्होंने दोस्तों गेहूं और चावल में दोस्तों इन्होंने खेती में क्या कर दिया? क्रांति ला दी थी दोस्तों, गेहूं और चावल। तो न पत्रकार थे, न परिस्थिति वैज्ञानिक थे, न पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? कृषि वैज्ञानिक थे दोस्तों। कृषि विज्ञान का जनक माना जाता था आपके स्वामीनाथन को। 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु के निवासी थे दोस्तों। 1979 से लेके 80 तक दोस्तों कृषि मुख्यालय के ये सचिव भी थे दोस्तों, बने हुए थे। तो ये थे इनके बारे में। बहुत महान आत्मा थे दोस्तों आपके स्वामीनाथन, जिनकी वजह से आज हमने दोस्तों गेहूं और चावल की कमी नहीं होती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद, देहरादून। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII दोस्तों। वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। यह अवस्थित है हमारा दोस्तों कहाँ पे? देहरादून यानी उत्तराखंड में। देहरादून में दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में ये आपका अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, देहरादून में, उत्तराखंड में अवस्थित है आपका वाइल्ड, जहाँ पे दोस्तों जीवों को संरक्षण, वन जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन जीवों को। तो ये आपका कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है। डी जिन बच्चों ने आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या ऑक्सीजन को? किसे सोखते हैं आपके हरे पौधे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो ये हरे पौधे होते हैं ये हमारे लिए जीवन दाता होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं ये? हमारे लिए क्या होते हैं? ये जीवन दाता होते हैं दोस्तों। तो हरे पौधे दोस्तों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जो अपना भोजन बनाते हैं ये स्वयं बनाते हैं। भोजन आप सभी जानते हैं स्वयं बना, किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों। और ये सर्वप्रथम ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? सूर्य से। किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से दोस्तों, सन से प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये जल से अपना अवशोषित करते हैं H2O। जड़ों से ये क्या अवशोषित करते हैं दोस्तों? H2O यानी कि जल से प्राप्त करते हैं। किससे? जड़ों से ये प्राप्त करते हैं अपना H2O दोस्तों। और हमसे ये प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। किससे प्राप्त करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग से प्राप्त करते हैं और ये ऑक्सीजन दोस्तों छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि हम ग्रहण करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिनमें ये दोस्तों क्या सोखते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिन्हें कि हम ग्रहण करते हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जो कि पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरुत्सई। मीना माता रोग दोस्तों, ये मीना माता रोग दोस्तों आपकी नेपाल की खाड़ी, नेपाल की एक खाड़ी है दोस्तों। कहाँ? नेपाल की एक खाड़ी है जिसका नाम है मीना माता। खाड़ी है जिसका नाम क्या है? मीना माता। मीना माता, मीना माता दोस्तों, जो मीना माता की ये खाड़ी है, वहीं पे दोस्तों ये रोग हुआ था। वहाँ के जो दोस्तों मछुआरे थे, क्या थे? जो मछुआरे थे, क्या थे? मछुआरे थे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा पारा, पारा यानी कि पारा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पारा उनको मिला। किसमें? मछलियों के अंदर। किसके अंदर? मछलियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पारा मिला मछलियों के अंदर, जिसका उन्होंने सेवन किया, मछलियों का सेवन किया, जिससे उनकी स्थिति क्या हो गई? बिगड़ गई दोस्तों। उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आई, हड्डियां उनकी कमज़ोर हो गई, हड्डियां कमज़ोर हो गई, और भी कई सारी दिक्कतें आई, जिससे कि उनकी क्या हुई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो ये आपका नेपाल में ही दोस्तों वही खाड़ी थी, मीना माता खाड़ी, उसी के नाम से ये मीना माता रोग आपका पड़ा। और पारा दोस्तों, मछलियों में बहुत अधिक क्या थी? पारा की मात्रा बहुत अधिक थी, जिस कारण से खाने से मछुआरे दोस्तों ग्रसित हो गए मीना माता रोग से। तो ये बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही था आपका। नेक्स्ट चलते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके सीटेट में पूछा गया है रेड डाटा बुक। सीटेट में कई बार ये आ चुका है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। आप सभी इसका आंसर देने का प्रयास करें। नदियों में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव या वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक, सारे बच्चे जल्द से आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है रेड डाटा बुक आपके लिए। रेड डाटा बुक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। दोस्तों रेड डाटा बुक में हम क्या जानते हैं? रेड डाटा बुक में दोस्तों जीवों की वो प्रजाति, जीवों की वो प्रजाति, जीवों की वो प्रजाति जो कि क्या हो रही है? विलुप्त होती जा रही है। वो प्रजातियां जो कि विलुप्त होती जा रही हैं दोस्तों, क्या हो जा रही हैं? जो विलुप्त होती जा रही हैं। हमारे समाज से, हमारे दोस्तों पृथ्वी से उनका अस्तित्व क्या होता जा रहा है? समाप्त होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? समाप्त होता जा रहा है। वो करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों। उन्हीं की लिस्ट हमारे रेड डाटा बुक में रखा जाता है, उन्हीं का आंकड़ा दोस्तों हमारे रेड डाटा बुक में रखा जाता है कि कौन सा जीव, कौन सा पक्षी, कौन सा पशु हमारे दोस्तों धरती से, पृथ्वी से उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी विलुप्त के करीब जीव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से सारे बच्चे बताएं, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका? जो कुछ हमारे लिए वर्षा तो दोस्तों वरदान होती है। वर्षा क्या होती है? वरदान होती है हमारे मृदा के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे अनाज के लिए। ये क्या होती है? वर्षा क्या होती है? वरदान होती है। पर यही इसी वर्षा में दोस्तों जब क्या सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, जब सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों हमारे इसी मिल जाता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों जब मिल जाता है हमारे इसी वर्षा के पानी में, जब इसी वर्षा के पानी में यह सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है और गैसों के साथ जब मिल जाता है, तो
तो ये दोस्तों हमारे लिए क्या हो जाती है, ये वर्षा जिसे कि हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा हमारे लिए क्या बन जाती है, अभिशाप बन जाती है। क्या बन जाती है, अभिशाप बन जाती है, जिससे कि हमें कई सारी दोस्तों स्किन से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों। कई हमारी जो मिट्टियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो बंजर हो जाती हैं, उतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, डी के कारण दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण, प्रोपेन होती है, एथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन। किस ग्रीन हाउस की गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस से संबंधित दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ग्रीन हाउस आपसे पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% दोस्तों हमारी होती है आपकी ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, यह सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, हमारी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों ग्रीन हाउस में, यानी हरित गृह में। किसमें, ग्रीन हाउस यानी हरित गृह दोस्तों, जिसमें हम अपना दोस्तों सब्जियां, अपने फूल पौधे सब्जियां अधिक जो उगाते हैं, तो वो क्या होता है आपका ग्रीन हाउस कहा जाता है दोस्तों। उसी में सबसे ज़्यादा गैस होती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जानना बहुत आवश्यक है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनाइड, लाइकोपिन, एंथोसिस, क्लोरोफिल। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन वो क्या करते हैं, पौधे स्वयं बनाते हैं, किसी पे भी ये डिपेंड नहीं होते, किसी पे भी आधारित नहीं होते कि भाई वो व्यक्ति आएगा हमें भोजन प्रदान करेगा, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो इनका दोस्तों हरा, आप होते हैं ना कुछ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। आखिर हरी पत्तियां किस कारण होती हैं, किस कारण पत्तियां हरी दिखती हैं आपको, उसका क्या कारण है, उसका कारण है दोस्तों क्लोरोफिल। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों आपकी पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो हरी भरी होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं, हरी भरी होती हैं। तो डी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत सही। नेक्स्ट चलते हैं, जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधों को हिंदू धर्म में महत्व और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि हो सकता है ये शॉर्ट्स नोट्स हो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। और दोस्तों आप सभी जानते हैं सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हो, कोई भी हो, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है, क्वेश्चन रिपीट, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए रिपीट होते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है, तुलसी को, रोजमेरी को, अजवाइन के फूल को, या धनिया। तो हम सभी जानते हैं, और हिंदू धर्म में उसका बहुत ही महत्व है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हम आंगन में एक तुलसी का पौधा, कौन सा पौधा, हमारे आंगन में दोस्तों तुलसी का पौधा होता है, जिसका कि हम सभी बहुत ही सम्मान करते हैं। हाँ, बहुत सम्मान करते हैं, हर एक नारी, हर एक स्त्री दोस्तों तुलसी। और ये तुलसी दोस्तों हमारे लिए किसका कार्य करती है, औषधि का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, औषधि का कार्य करती है। कोई भी खांसी जुकाम हल्की फुल्की है तो इस तुलसी के काढ़ा आपने बनाया, पिया, खांसी खत्म। दोस्तों इसका जो रसायन वानस्पतिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम जो इसका होता है ओसिमम सेक्टम, ये याद रखिएगा, ओसिमम सेक्टम, ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन से भी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो ओसिमम सेक्टम होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तुलसी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसको क्या कहा जाता है, पीने योग्य जल, अशुद्ध जल, ताज़ा जल, या नल का पानी। दोस्तों हम जो पानी पीते हैं वो क्या स्वच्छ होना चाहिए, पानी क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हमारे दोस्तों जीवन का अंत कर सकती हैं। जल प्रदूषण से बहुत ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, जो हमारी पाइपलाइंस होती हैं, जो ये पाइपलाइंस होती हैं किसी न किसी कारण दोस्तों, वाहन के कारण से या और भी किसी कारण से, ये क्या होती है बहुत ही जल्दी टूट जा रही हैं।
और जिससे पानी का रिसाव बहुत तेज़ी से होता है और गंदे पानी भी इसमें क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे कीटाणु भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। यही पानी जब हमारे नलों के द्वारा हमारे तक पहुंचता है, जब हम इसका सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए दोस्तों घातक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि आप फिल्टर का यूज़ करिए, उसका यूज़ करिए, आर ओ पानी यूज़ करिए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो फिल्टर्स पानी ही हम पिए, तो ये है पीने के लिए स्वच्छ पानी क्या कहते हैं, पीने योग्य जल। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये दोस्तों। आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दिए गई हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सीटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन कई बार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में नहीं, किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर टकरा जाता है, बहुत ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों एक टैंक था, उस टैंक में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, और दोस्तों तो जब उस गैस का रिसाव हुआ, जब उस गैस का रिसाव हुआ और वो गैस जाके उस पानी के टैंक में क्या हो गई, मिल गई, और तब उस दबाव को वो गैस और पानी का जब मिश्रण हो गया तो उस दबाव को वो टैंक नहीं सह पाया और टैंक खुल गया और पानी का रिसाव होने लगा दोस्तों, पानी का रिसाव होने लगा और उस गैस खुल गई दोस्तों, गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग दोस्तों भोपाल में 4000 से भी अधिक, 4000 से भी अधिक लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 4000 से भी अधिक लोग, सोचिए दोस्तों कैसा मंजर रहा होगा, कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए गया और घर वापस नहीं लौटा। तो ये बहुत ही दर्दनाक दोस्तों घटना थी हमारे भोपाल में। भोपाल में ये हुई घटना थी दोस्तों 1984 में, 1984 में, और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों वो कौन गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। 4000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों। चलिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। हम सभी जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, कई मंडल उसको घेरे हुए हैं, कई दोस्तों स्तर हैं जो कि हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हमारी ये पृथ्वी है, अर्थ हो गई दोस्तों हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों सबसे पहले ये हुआ कि जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक, तो हमारा नज़दीक क्या होता है, सबसे नज़दीक कौन होता है? तो बात करें तो दोस्तों सबसे नज़दीक होता है हमारा क्षोभ मंडल। क्या होता है, हमारा क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद दोस्तों आता है हमारा समताप मंडल आता है। क्या आता है, हमारा समताप मंडल आता है, समताप मंडल आता है। फिर आता है हमारा दोस्तों मध्य मंडल आता है। क्या आता है, मध्य में है इसलिए मध्य मंडल आएगा। फिर दोस्तों आता है हमारा आयन मंडल। फिर क्या आता है, हमारा आयन मंडल आता है। तो ये हमारा क्रम है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर दोस्तों आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, बहिर्मंडल सबसे लास्ट आपका बहिर्मंडल। तो ये मंडल्स हमारे होते हैं दोस्तों। जो हमारे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, वर्षा, तूफान, आंधी, ये सारी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में आपके होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन है पृथ्वी तल के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है, तो ये हमारा है आपका क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से और उत्पादन से। एक मार्ग दोस्तों आपने देखा होगा, जो हमारे कृषि से संबंधित, जो दोस्तों हमारे किसान भाई हैं दोस्तों, जो हमारे किसान भाई हैं, जब वो किसी भी वस्तु को लेते हैं, किसी भी वस्तु को आप लेते हैं, किसान भाई किसी भी वस्तु को लेते हो, तो इस एक मार्ग का मोहर, इस एक मार्ग की मोहर जरूर आप देखिए, क्योंकि जो ये एक मार्ग की जो मोहर होती है, यह दोस्तों यह बताती है कि यह क्या है, ये हमारी गुणवत्ता का साथ यो है, गुणवत्ता को प्रदर्शन करती है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वह सही ले रहे हैं, वह सही है, गुणवत्ता पूर्वक है दोस्तों, उसमें कोई कमी नहीं है। ये चीज़ है एक मार्क का दोस्तों, यही होता है अर्थ।
ठीक है। एक मार्क इसीलिए लगा होता है, हर दोस्तों आपके बीज है, खाद है और भी कोई भी वस्तु है तो उसको लेते हैं जब आप, तो वो होता है गुणवत्ता से संबंधित होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। एक मार्क का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुणवत्ता से। नेक्स्ट चलते हैं, दूध में दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे दूध से बहुत आसान है, प्रकाश संश्लेषण होगा, आश्वासन होगा, किण्वन या क्षरण। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या रत्ने सर, बहुत आसान क्वेश्चन, मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, आप सभी जानते हैं, सी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे तुरंत आंसर दे दिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973, 1981, 1960। प्रोजेक्ट टाइगर किसके संरक्षण में? बाघ के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? बाघ के संरक्षण में। यह हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था दोस्तों, क्या? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी जानते हैं, जो बाघ होता है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों। ये इसकी सुनने की और देखने की क्षमता, सुनने की और दोस्तों सूंघने की और देखने की क्षमता, सूंघने की और देखने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। देखने की क्षमता बहुत तीव्र दोस्तों। अंधेरे में भी ये पता लगा लेता है कि जो आवाज़ आ रही है वो हवा से आवाज़ आ रही है, पत्तों की हिलने की आवाज़ हवा से है कि किसी जानवर की पैर की आवाज़ है। सोचिए इतनी इसकी तेज होती है। और 3 से 4 किलोमीटर दोस्तों ये जब गुर्राता है या दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ सुनाई देती है। सोचिए, तो ये चीज़ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के दोस्तों जो हुआ था वो 1973 में, 1973 में प्रारंभ किया गया था। बी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, एलपीजी के संपर्क में क्या सत्य नहीं? एलपीजी दोस्तों, एलपीजी कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों याद रखिएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीयमान है, या नीले ज्वाला से जलने वाली है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर दें। क्या होगा इसका दोस्तों? बहुत ही जल्दी, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही है दोस्तों। बिल्कुल यह दोस्तों क्या है? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है हमारा घरेलू ईंधन। डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही दे रहे हैं वो। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हो। जन गण मन हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरा बताएं, रचयिता कौन थे? सारे लोग बताएं, रचयिता कौन थे? सारे बच्चे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं इनके रचयिता कौन थे। कब इसे राष्ट्रगान को अपनाया गया था दोस्तों? पूछा। रचयिता थे इसके रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता थे। और दोस्तों इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में आपका राष्ट्रगान अपनाया गया था दोस्तों। बिल्कुल सही, आप सभी ने, जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत सही, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला है दोस्तों कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? कहाँ पे होता है पुष्कर मेला? बहुत दोस्तों आप सभी दोस्तों राजस्थान गए होंगे। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों आपने देखा होगा अजमेर। कहाँ? अजमेर दोस्तों। वहीं अजमेर में ही आपका ये पुष्कर मेला मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक पुष्कर मंदिर भी है दोस्तों। क्या है? पुष्कर मंदिर भी होता है। पुष्कर मंदिर है, बहुत बड़ा पुष्कर मंदिर है। वो किस ईश्वर का है आप सभी जानते हैं? किस ईश्वर का वो पुष्कर मंदिर है? तो दोस्तों वो जो पुष्कर मंदिर है वो मात्र एक मंदिर है हमारे ब्रह्मा जी का। किसका है? हमारे ब्रह्मा जी का वो पुष्कर मंदिर है दोस्तों, ब्रह्मा जी का। ऑप्शन पूछा जा सकता है कि पुष्कर मंदिर किस ईश्वर का है? ब्रह्मा का है, शिव का है, शंकर का? याद रखिएगा ब्रह्मा जी का है। तो वही दोस्तों ये पुष्कर मेला मनाया जाता है। तो ये अजमेर में होगा। कहाँ होगा? अजमेर में होगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है
बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये राजस्थान का जिला है अजमेर दोस्तों, राजस्थान का जिला है अजमेर, वहाँ पे ये मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होती है? अल्ट्रावेव्स, अल्ट्रावेव्स बी, अल्ट्रावेव सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे सूर्य देवता, इन सूर्य देवता को आप सभी जानते हैं, सन दोस्तों। इनसे 3 प्रकार की अल्ट्रावेज निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की निकलती हैं, अल्ट्रावेज ए, बी और सी। ये 3 प्रकार की अल्ट्रावेज निकलती हैं दोस्तों। तो जो अल्ट्रावेज ए होती है दोस्तों, ये सबसे कम हानिकारक होती है, सबसे कम हानिकारक होती है आपकी अल्ट्रावेज ए दोस्तों, याद रखिएगा। और जो हमारी अल्ट्रावेज बी होती है दोस्तों, यह सबसे अधिक हानिकारक होती है, यह सबसे अधिक हानिकारक होती है दोस्तों, ये याद रखिए। और सी दोस्तों बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं। तो ये चीज़ है, बी हमारी सबसे अधिक हानिकारक होती है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गिर शेर योजना आपको परियोजना अगर मैंने आपको बताया तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। गिर शेर परियोजना जल्दी से बताएं दोस्तों, किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर, शेर देख के आप लोग बाघ मत मार दीजिएगा। बब्बर शेर के लिए दोस्तों, बब्बर शेर के लिए है हमारे जंगल के राजा किंग के लिए दोस्तों, उसके लिए किंग के लिए यह संरक्षण प्रदान किया गया है, उसे शेर को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये संरक्षण प्रदान किया गया है यानी कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात में। गिर शेर परियोजना कहाँ है? यह गुजरात में है, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे उनको संरक्षण प्रदान किया गया। ए इज द राइट। सजीन बच्चों ने ए दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है, जो कि इन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।